हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द सुपर वुमन एकेडमी। अब तक हमने जो फ़ाइबर के बारे में, टेक्सटाइल फ़ाइबर के बारे में पढ़ा है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है। और आज से हम अपने सभी पर्टिकुलर हम अपने फ़ाइबर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे नेचुरल फ़ाइबर्स भी आएंगे, मैन मेड फ़ाइबर्स भी आएंगे, ठीक है। और हमारे जितने भी सिंथेटिक्स फ़ाइबर्स हैं, हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले करते हैं कॉटन से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आज हम कॉटन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कॉटन फाइबर के हम कैसे प्रोडक्शन करते हैं, कैसे हम उसकी कल्टीवेशन करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, गिनिंग करेंगे, बेलिंग करेंगे। ये उसके जो हैं, पहले तो हम कैसे हम कॉटन के फाइबर को प्राप्त करते हैं, उन स्टेजेस को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम उस फाइबर की प्रोसेसिंग, उसकी प्रॉपर्टीज़, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम अपनी क्लास शुरुआत करते हैं, ठीक है। कॉटन, द इंग्लिश वर्ड कॉटन इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड कतन, द नेम दैट वॉज ओरिजिनली गिवन टू फ्लेक्स। जो हमारा कॉटन शब्द है, ये जो है अरेबिक शब्द कतन से लिया गया है। मतलब कि हमारा अरेबिक शब्द था पहले, सबसे पहले कतन, उससे हमने अपना जो है इंग्लिश वर्ड में ट्रांसलेट किया है उसको, किस फॉर्म में? कॉटन में, ठीक है। द नेम दैट वॉज ओरिजिनली गिवन टू फ्लेक्स। जो ये कॉटन वर्ड था, ये ओरिजिनली सबसे पहले जो है एक फ्लेक्स को दिया था। फ्लेक्स मतलब जो हमारे कॉटन के फाइबर का जो वन पीस होगा, उसको जो है कॉटन बोला गया था। फिर फर्दर उसको जो है कॉटन कपड़े, जो हमारा पूरा फैब्रिक तैयार होता है, तो उसको हम कॉटन फैब्रिक बोल देते हैं, ठीक है। फिर और इसमें है कॉटन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल टेक्सटाइल। जो कॉटन है वो भाई हमारे जो प्राकृतिक जो टेक्सटाइल रेशे हैं, जो हमारे टेक्सटाइल फाइबर क्रॉप, मतलब कि नेचुरल टेक्सटाइल फाइबर क्रॉप बोथ फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, कॉटन इज जो है हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो है हम फाइबर रेशा बोल सकते हैं, जो कि नेचुरल फाइबर्स में देखें उनमें भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यदि हम इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो जो है हमारे कृषि में भी जो है कॉटन की जो हम खेती करते हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। क्योंकि आपको पता होगा कि भाई जो हमारा कॉटन फाइबर है, जो कॉटन है, वो एग्रीकल्चर के द्वारा ही हम प्राप्त करते हैं। वैसे ही यदि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बात की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उनके लिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भाई कॉटन के कपड़े की डिमांड कितनी ज़्यादा होती है, आप लोगों को भी पता है कि आप समर्स में भी कॉटन को प्रेफर करते हो। और कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनको जो स्किन डिसीज़ वगैरह होती हैं, उनको भी जो है स्पेशली कॉटन के ही फैब्रिक जो है यूज़ करने के लिए प्रेफरेंस दी जाती है, उनको बोला जाता है ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो कॉटन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्रीकल्चर सेक्टर से भी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर कॉटन फाइबर जो है वो एक्चुअली होता क्या है? तो कॉटन फाइबर है वो है क्या? कॉटन फाइबर जो हमारा कॉटन का पेड़ होता है, उसके बीज के बाल होते हैं। वो असल में होते क्या हैं? उस बीज के बाल होते हैं। कॉटन फाइबर इज एक्चुअली द सीड हेयर ऑफ प्लांट ऑफ द जीनस जोसेपियम, ठीक है। जो हमारे कॉटन का प्लांट है, पेड़ है, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? जीनस जोसेपियम। इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेलुलोस अवेलेबल इन नेचर। ये सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म है किसकी? सेल्यूलोस की, जो हमारे वातावरण में पाई जाती है। अब कॉटन द किंग ऑफ द फाइबर। जो कॉटन का फाइबर होता है उसको रेशो का राजा भी बोला जाता है ना। इट इज़ क्लासिफाइड एज नेचुरल, सेल्यूलोसिक एंड स्टेपल फाइबर। क्लासिफाइड कैसे करते हैं हम कॉटन को? ये नेचुरल होता है,
ठीक है, प्राकृतिक होता है, सेलुलोसिक होता है। हमने देखा था ना कि जो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन थी, जितने भी हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं उनकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन थी वो सेलुलोसिक थी ना। और यदि हम एनिमल फाइबर की बात करें तो उनकी नेचुरल केमिकल कॉम्पोजिशन प्रोटीन थी। तो कॉटन को हम जो है वर्गीकृत करते हैं नेचुरल में, सेलुलोसिक में और स्टेपल फाइबर में। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हम अपने जो हमारा कॉटन फाइबर है उसको प्राप्त कैसे करते हैं, किन किन स्टेपों से हमें गुज़रना, मतलब कि किन किन चरणों से हमें गुज़रना पड़ता है। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या आता है, कल्टीवेशन, मतलब कि खेती करना। ईच कॉटन सीड में प्रोड्यूस as many as 20,000 fibers. When the seeds are nearly ripe, the pod burst open and the cotton hair project, forming a white fluffy mass called a ball. इसमें क्या बोला गया है कि कल्टीवेशन, खेती करना में क्या होता है कि भाई पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी एक जो कॉटन सीड होता है, जो एक बीज हो है ना, मतलब जो एक बीज होता है हमारे कॉटन का, ठीक है, वो कितने फाइबर प्रोड्यूस कर सकता है। तो एक बीज कम से कम, ठीक है, कम से कम 20,000 फाइबर तो प्रोड्यूस करेगा। When the seed are nearly ripe, मतलब कि जब हमारा बीज पूरी तरीके से पक जाता है, प्रिपेयर हो जाता है, तो वो एक वाइट फ्लफी मास, मतलब कि एक वाइट बॉल की तरह दिखने लगता है। बर्स्ट ओपन एंड द कॉटन हेयर प्रोजेक्ट्स, फॉर्मिंग अ वाइट फ्लफी मास कॉल्ड ए बॉल। ठीक है, देन हमारा सेकेंड स्टेप आएगा, क्या आएगा भाई, हार्वेस्टिंग। क्या है, हार्वेस्टिंग, मतलब कि फसल काटना। क्या है, फसल काटना, फसल काटना, harvesting. The ripe balls having matured fiber and picked either by machine or by hand. जब हमारा बीज है वो पूरी तरीके से पक जाता है तो वो वाइट बॉल की तरह दिखने लग जाता है। जब वो इस स्टेज पर पहुंच जाता है तब उनको तोड़ लिया जाता है, या तो मशीन की सहायता से या फिर हाथों द्वारा उस जो बॉल्स हैं उनको तोड़ लिया जाता है। देन थर्ड स्टेप हमारा आएगा गिनिंग। अब जब हमने जो है कॉटन को जो है हमने उसकी जो है क्या कर दिया, कल्टीवेशन कर दिया। कल्टीवेशन के बाद हमने हार्वेस्टिंग कर दी, उनको काट भी मतलब तोड़ भी लिया है। अब हमारे पास क्या है, वो बॉल है। अब हम उस बॉल पे से उन फाइबर्स को अलग करेंगे। तो अब हम थर्ड स्टेप के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं कि भाई हाउ, मतलब कि हम उन जो फाइबर्स है कॉटन के उनको कैसे प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, आफ्टर द क्रॉप हैज़ बीन गैदर्ड, जब हम क्रॉप को इकट्ठा कर लेते हैं, द फाइबर आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स, अब हम उस सीड से फाइबर्स को अलग करेंगे, रेशे को अलग करते हैं बाय अ प्रोसेस नोन एज गिनिंग। इस प्रक्रिया को हम गिनिंग बोलेंगे। ठीक है, ginning operations which are regarded as part of the harvest rather than the textile process, जो ginning operation है which are regarded as part of the harvest rather than the textile process normally include, क्या क्या आते हैं भाई इनके अंदर, वो पढ़ने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट आता है कंडीशनिंग टू एडजस्ट मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, क्या करेंगे, पहले तो हम उसकी कंडीशनिंग करेंगे। हम अपने फाइबर को एक ऐसे एटमॉस्फेयर देंगे कि वो ख़राब ना हो। ठीक है, सेकंड होगा कि हम सीड से फाइबर सेपरेट करेंगे। क्लीनिंग में क्या होगा, टू रिमूव फॉरेन प्लांट मैटर। अब जितने भी हमारे सीड, अब देखो हम कल्टीवेशन कहाँ करते हैं,
फील्ड एरिया पे करेंगे, ठीक है। जो किसान है वो कॉटन की खेती अपने अपने खेत में ही करेगा, खेती को खेत में ही करेगा ना, तो वो एक ओपन एरिया होगा। अब जब ओपन रीजन है तो वहाँ पर डस्ट, ठीक है, पॉल्यूशन, एयर, या फिर सम अदर लाइक इंसेक्ट्स वगैरह, वो भी उनके कांटेक्ट में आएंगे ना। तो इसलिए हम यहाँ पर क्लीनिंग करते हैं टू रिमूव फॉरेन प्लांट मैटर या फिर कोई अदर कुछ और सब्सटेंस हमारे फाइबर पर ना आ जाए, तो इसलिए हमें क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर क्लीनिंग के बाद हम क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, ठीक है। फिर अब हम उन फाइबर्स को पैक कर करके कहाँ पहुँचा देते हैं, फर्दर प्रोसीजर्स के लिए पहुँचा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, फाइबर नोन एज लिंट बिकम सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स। अब हम उन रेशियो को क्या बोल रहे हैं, लिंट बोल रहे हैं, उनको सीड से अलग करने के बाद अब उनका नाम क्या है, लिंट, ठीक है। क्या है, लिंट्स, ठीक है। फाइबर नोन एज लिंट्स बिकम सेपरेटेड फ्रॉम द सीड। फिर कॉटन लिंटर्स, अब जो हमारे कॉटन लिंटर्स जो छोटे छोटे फॉर्म्स में होते हैं, एक तो हमारी जो नॉर्मल लेंथ होती है हमारे कॉटन फाइबर की, उसको तो हम सेपरेट कर देते हैं, जो सेम मतलब कि जो लेंथ डिसाइडेड है कि भाई इतनी लेंथ होनी चाहिए, उनको तो हम लेंथ्स बोल रहे हैं। बट लेकिन अब कुछ छोटे छोटे भी मतलब कि फाइबर्स होंगे, उनको क्या बोला है, लिंटर्स। क्या बोला है, लिंटर्स। कॉटन लिंटर्स आर द शॉर्ट fuzzy hair like fiber that remain on the seeds after ginning has been done, ठीक है। फाइबर नोन एज लिंट्स बिकम सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स। जब हम रेशे को उस बीज से, कॉटन के बीज से अलग कर देते हैं तो वो लिंट्स बनता है। लेकिन अब हम कुछ वो छोटे छोटे जो हैं फाइबर्स रह जाते हैं हमारे सीड पर, उनको क्या बोला गया है, लिंटर्स बोला गया है। ये कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं और फजी हेयर लाइक फाइबर्स होते हैं जो हमारे सीड्स पर रह जाते हैं आफ्टर द गिनिंग प्रोसीजर के बाद जो रह जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, वो लिंटर्स कहलाएंगे। अब जो ये लिंटर्स हैं इनको यूज़ किया जाता है किन क्या मैन्युफैक्चरिंग के लिए, विस्कस और रेयन और एसीटेट्स या फिर फोटोग्राफी फिल्म एट्सेट्रा, इनमें इनको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ स्टेप जो है हमारा क्या है, बालिंग, ठीक है, बेलिंग। आफ्टर गिनिंग द लेंट्स आर, गिनिंग के बाद जो हमारे लेंट्स होते हैं, लेंट्स आर कंप्रेस्ड इनटू रेक्टेंगुलर bales. These bales are then sent to the yarn manufacturing mills, ठीक है। क्या है, हम अपने जो हमारे लेंट्स हैं इनको रेक्टेंगुलर बेल्स में बना देते हैं और फिर इनको यार्न मैन्युफैक्चरिंग मिल्स में भेज दिया जाता है। अब हम कॉटन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉटन। अब हम सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी आती है स्ट्रेंथ। क्या है, स्ट्रेंथ। द स्ट्रेंथ ऑफ कॉटन फाइबर इज रिगार्डेड एज मीडियम एंड द टेनेसिटी ऑफ कॉटन रेंज फ्रॉम 3 to 5 ग्राम पर डेनियर, ठीक है। देखो जो हमारा कॉटन है, जो कॉटन की स्ट्रेंथ है वो मीडियम फॉर्म में होती है। कैसी होती है, मीडियम होती है। जो हमारे कॉटन की स्ट्रेंथ है वो मीडियम है, और जो हमारी स्ट्रेंथ को मापने के लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो टेनेसिटी होती है, ठीक है। लेकिन लिखा जाता है वो ग्राम पर डेनियर में। टेनिसिटी ऑफ कॉटन रेंज फ्रॉम 3 to 10, जो कॉटन टेनिसिटी कितनी है कॉटन की, 3 to 5 ग्राम पर डेनियर। One unique feature of cotton is its increase in strength when wet. जब हमारा कॉटन का कपड़ा गीला होता है, वेट होता है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू जब वो ड्राई फॉर्म में होगा। व्हेन इट शोज द स्ट्रेंथ इक्वली टू
100 to 120% ऑफ इट ड्राई वेट। देख लो, अब जो हमारा कॉटन है, कॉटन यदि कॉटन का जो हमारा फैब्रिक है, ये जो वो ड्राई फॉर्म में है तो उसकी टेनेसिटी कितनी है भाई, उसकी स्ट्रेंथ, उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, 3 to 5 ग्राम पर डेनियर होती है। लेकिन अब वो यदि वेट फॉर्म में है, अब हमारे पास जो कॉटन का फैब्रिक है, अब हमारा वही फैब्रिक अब हम उसको वेट कर देते हैं तो वो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कितनी बढ़ जाएगी, 110 से या 120% ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी एज कंपैरिजन टू ड्राई कॉटन स्ट्रेंथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है इसमें इलास्टिसिटी। क्या है, इलास्टिसिटी। कॉटन फाइबर हैज़ लो इलोंगेशन ड्यू टू इट्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अब हमारे कॉटन के फाइबर की जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ही लो है, कम है। ठीक है, क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म में होते हैं। अराउंड 3 to 7% इलोंगेशन इज़ फाउंड। कितनी इलोंगेशन पाई जाती है, इलास्टिसिटी पाई जाती है हमारे कॉटन के फाइबर के अंदर, तो 3 to 7% ही बोल सकते हैं हम। ठीक है, अराउंड 75% ऑफ इलास्टिक रिकवरी इज़ रिकॉर्डेड। कितनी रिकवरी रिकॉर्ड, मतलब कि जो हमारा कॉटन है वो दोबारा से उसी फॉर्म में रिकवरी जो है इलास्टिक रिकवरी की वो 75% की गई है एट 2% इलोंगेशन पे। यदि 2% इलोंगेशन है तो 75% इलास्टिक रिकवरी होगी हमारे कॉटन के फैब्रिक की। द इलास्टिक रिकवरी रिड्यूस विद इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन। जैसे जैसे इलोंगेशन की परसेंटेज बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी जो इलास्टिक रिकवरी होगी कॉटन के फैब्रिक की वो कम होती आएगी। एट 5% इलोंगेशन कॉटन रिकवर्स ओनली 50%। समझ गए आप, इलास्टिसिटी क्या है, लो है। ठीक है, कॉटन फैब्रिक की इलास्टिसिटी लो है। ठीक है, और इसमें यदि 3 to 7% इलोंगेशन है तो 75% इलास्टिक रिकवरी पाई जाएगी। इन्होंने ये बोला कि जैसे जैसे नहीं, 3 to 7% इलोंगेशन है, यदि 75% इलास्टिक रिकवरी है तो इसका मतलब 2% इलोंगेशन है। यदि 5% इलोंगेशन कर दी जाती है तो इसका मतलब 50% जो है हमारी इलास्टिक रिकवरी रह जाएगी। और इन्होंने ये बोला है कि जैसे जैसे इलास्टिक रिकवरी इंक्रीज होगी वैसे वैसे, नहीं, जैसे इलोंगेशन की परसेंटेज इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारी इलास्टिक रिकवरी कम होती आ जाएगी। अब नेक्स्ट आता है रेजिलियंस। रेजिलियंस मीन्स रिंकल फ्री। ठीक है, कि रेजिलियंस, ठीक है, कितना हमारा कपड़ा जो है रिंकल फ्री रह सकता है। ठीक है, जो हमारा कॉटन का कपड़ा होता है जब हम उसको वॉश करके सुखा कर और फिर जब उसको लेके आते हैं तो उस पर आयरनिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, आयरनिंग करते हैं, प्रेस करते हैं ना हम अपने कॉटन के कपड़े पर, तो इसका मतलब जो उसकी रेजिलेंसी होगी वो कैसी होगी, बहुत ही कम होगी। द रेजिलेंसी ऑफ कॉटन इज़ लो। Cotton fabric wrinkle very easily and requires ironing after washing. Appropriate finishing process improve wrinkle resistance to कॉटन। यदि हम थोड़ी और अच्छे से फिनिशिंग करें हम अपने कपड़े की तो थोड़ी बहुत जो रिंकल रेजिस्टेंस है हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि भाई वो थोड़ा ज़्यादा उस पर रिंकल्स नहीं आएंगे, रेजिलेंसी की परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, मॉइस्चर रीगेन। ठीक है, कॉटन इज़ अ हाइड्रोफिलिक फाइबर। कैसा है, हाइड्रोफिलिक। कल हमने देखो मॉइस्चर रीगेन के अंदर तीन देखे थे ना, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक और हाइग्रोफोबिक था। ठीक है, तो जो हमारा कॉटन है वो कैसा है, हाइड्रोफिलिक है। मतलब हाइड्रोफिलिक में क्या होता है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो जो हमारा फाइबर होगा, फाइबर के सरफेस तक पेनिट्रेट, अंदर तक जाएंगे। ठीक है, कॉटन इज अ हाइड्रोफिलिक फाइबर। द मॉइस्चर रीगेन ऑफ द फाइबर इज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। कॉटन आर हाईली कंफर्टेबल एज समर वियर ड्यू टू हाई
एब्जॉर्बेंसी एंड गुड हीट कंडक्टर। ठीक है, कल हमने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी एज पर्सपेक्टिव। किसके पर्सपेक्टिव में पढ़ी थी हमने? टेक्सटाइल फाइबर्स के बारे में हमने पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है। अब हम पर्टिकुलर फाइबर्स के बारे की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। ये हमने कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। अब हम थोड़ी मिसलेनियस प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं। थोड़ी हैं ज़्यादा, आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, कोई नहीं, पढ़ लो। मिसलेनियस प्रॉपर्टी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सनलाइट। अब जो हमारा कॉटन का कपड़ा होता है, जो हमारा वाइट कलर में, यदि हमारे पास कॉटन का कपड़ा या कोई भी हमारे पास कलर में, हम कलर का हमारे पास कॉटन का फैब्रिक है, यदि हम उसको ज़्यादा धूप में रखेंगे तो उसका जो कलर होता है वो उड़ जाता है, और जो हमारा वाइट कलर का कपड़ा होगा वो येलोइश हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे कॉटन के फाइबर का जो ओरिजिनल कलर होता है वो येलोइश होता है। ठीक है। Prolonged exposure to sunlight disintegrates cotton by turning it to yellow. The presence of dye and other finishing agents and pollutant may also augment the deterioration. ठीक है, डिटेरिएशन। ओके, तो इफ़ेक्ट ऑफ सनलाइट का भी हमारे जो फैब्रिक है, कॉटन का फैब्रिक, उस पर उसका असर पड़ता है। फिर आता है इफ़ेक्ट ऑफ माइल्ड्यू। यदि हम अपने कपड़े को, कॉटन के कपड़े को किसी अंधेरी सी जगह में या फिर मोइस्ट एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो उस पर फंगस लग जाती है। कॉटन इज़ अफेक्टेड बाय बैक्टीरिया एंड फंगाई सच एज माइल्ड्यू। कॉटन कैन बी बॉइल्ड safely to remove microorganism. Storing away from moisture prevent from developing mildew like spot of on फैब्रिक। यदि हमारे फैब्रिक पर माइल्ड्यू या फंगस वगैरह लग जाता है तो हम उसको बॉयल करके उसको क्लीन कर सकते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ मोथ भी हमारा एक तरीके का ये जो है बैक्टीरिया की फॉर्म होती है। ठीक है। इफेक्ट ऑफ मोथ एंड बीटल्स विल नॉट अफेक्ट कॉटन। जो मोथ होता है और बीटल होता है ये हमारे कॉटन पर इफ़ेक्ट नहीं करता, लेकिन जो हमारी सिल्वर फिश होती है विच ईट कॉटन सेलुलोस, वो जो हमारे कॉटन के सेलुलोस को खाती है। अब देखो, हमारा कॉटन ही जो है सेलुलोस से बना है, तो वो हमारे कॉटन के फैब्रिक को या हमारे कॉटन के फाइबर को खा सकती है ना, फाइबर को खा जाएगी तो हमारे इस पर हमारे जो है फुल जो हमारा का फैब्रिक है उस पर पूरा असर पड़ेगा, वो ख़राब होएगा, डिफेक्टिव फॉर्म में हो जाएगा ना। तो इफ़ेक्ट ऑफ मोथ का तो असर नहीं पड़ता, लेकिन मोथ्स एंड बीटल्स का तो कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो सिल्वर फिश है वो हमारे कॉटन को जो है, कॉटन के फैब्रिक को हार्म कर सकती है। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, इफ़ेक्ट ऑफ perspiration, ठीक है। इफेक्ट ऑफ perspiration. Cotton is not affected by perspirations. However, the dye used may not be fast. ठीक है। जो हमारा कॉटन है, कॉटन का फैब्रिक है या कॉटन का फाइबर उस पर जो पर्सपिरेशन होता है उसका अफेक्ट नहीं करता, लेकिन डाई जो है में नॉट बी फास्ट। जो हमारे कॉटन के फैब्रिक पर जब हम डाई करते हैं वो ज़्यादा जल्दी नहीं होती है, वो टाइम लेती है, इट टुक सम टाइम्स। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज हमने कॉटन फाइबर के बारे में पढ़ा है, उनकी जो हम कॉटन के फाइबर को कैसे जो है प्राप्त करते हैं वो पढ़ा। ठीक है, उनके स्टेप्स पढ़े हैं, फिर उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, फिर हमने कुछ सेकेंडरी मिसलेनियस प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कॉटन की। तो आज हमने अपना कॉटन फाइबर कंप्लीट कर लिया है। कल हम नेक्स्ट फाइबर के साथ आपके साथ बने रहेंगे, और यदि आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और यदि कोई डाउट वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।